अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। धीरे धीरे इसमें टकराव बढ़ने लगा, तो लेनिन ने ये सब कदम उठाए। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोव्रत सोवियत और बोल्शेविक पार्टी की सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक और क्रांतिकारी समिति का गठन किया। लियोन ट्रोट्स्की एक समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़े को इकट्ठा करके शहर से बाहर चले गए। तड़के ही मतलब सुबह सुबह ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अधिकारियों के दफ्तरों को घेर दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने का और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार करें। उस दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। युद्धपोत मतलब एक टैंक। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। जैसे जैसे वो रिवर के रास्ते आए, अनेक युद्धपोत मतलब जो नेवी का जहाज था, धीरे धीरे आक्रमण किया और अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। क्रांतिकारी समिति जो लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में बनाई गई थी लेनिन द्वारा, और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राड में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। जो ऑल इंडिया रशियन सोशलिस्ट कांग्रेस की बैठक हुई, उन्होंने बोल्शेविक की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई, खास तौर पर मॉस्को में। लेनिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राड इलाके में बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो 1917 में उन सभी लोगों ने लेनिन के साथ मिलकर ये कंट्रोल में पूरा ले लिया था। अब अक्टूबर में क्या बदला? अक्टूबर के बाद क्या क्या बदला गया? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। मतलब कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ज़्यादातर उद्योग और बैंकों को नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया गया। ये लेनिन के जो अप्रैल थीसिस थी उसका एक हिस्सा था। 2 चीज़ें इसमें से फॉलो यहाँ पर कर ली गई। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। मतलब ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही सरकार के कंट्रोल में आ चुका था। ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। मतलब जो ज़मीन थी उसको एक सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, जिसमें सभी का अधिकार हुआ। किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों को छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघर और ज़रूरतमंद बंदों को भी रहने की व्यवस्था दी जाए। जिनके बड़े बड़े घर थे उनको छोटा छोटा हिस्सा करके लोगों में बांट दिया गया। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। मतलब जो अमीर लोग या जो राजा के सगे संबंधी लोग थे जो टाइटल यूज़ करते थे, जैसे राजकुमार, रानी, ये सब पे रोक लगा दिया गया। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी गई। अब सरकार बदल गई तो इस तरीके से सेना और सरकारी अफसर की वर्दियाँ भी बदल गई, ताकि लोगों को वो बदलाव भी नज़र आने लगे। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। ये एक सोवियत टोपी है जिसको बोला गया है ब्योदिनोस्क।
बोल्शेविक पार्टी का नाम भी बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने सिद्धांत सभा का लिए चुनाव कराए, लेकिन इस चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। असेंबली से उन्होंने बोल्शेविक जितने भी प्रपोजल्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। लेकिन लेनिन ने फिर असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। लेनिन के अनुसार मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोस्क में जर्मनी से संधि कर ली। सभी लोगों के खिलाफ जाके, मतलब अपने सहयोगियों के खिलाफ जाके बोल्शेविक लोगों ने ब्रेस्ट लिटोस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। सिर्फ अकेले रह गए और इनका पूरा कंट्रोल इनके पास आ गया। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। अब इसी कांग्रेस को उन्होंने ड्यूमा का दर्जा दे दिया गया। रूसी एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। एक दल मतलब सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर रह गई। धीरे धीरे बाकी पॉलिटिकल पार्टी लेनिन के रास्ते से हट गई। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस मतलब जो एक तरीके से नज़र रखने वाली पुलिस है, CID पुलिस जिसको आप बोल सकते हो, जिसे पहले चेका और बाद में OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। तो एक गुप्तचर पुलिस बनाई गई जो बोल्शेविकों के खिलाफ या उनकी आलोचना करते थे, उनको वे दंडित करते थे। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वे समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। बहुत सारे लोग इस रेवोल्यूशन से भी जुड़े। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए गए। लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप मतलब कंट्रोल करना, एक ही व्यक्ति के अनुसार काम करना, या उसको जो अच्छा लगता है वो पब्लिश किया जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता वो पब्लिश नहीं किया जाएगा, के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग होने लगा। धीरे धीरे लोग पार्टी की विचारधारा या पार्टी की जो कार्यशील है, किस तरीके से काम करती है, इससे उनको थोड़ा सा मोह भंग होने लगा। धीरे धीरे वो इससे दूर जाने लगे। गृह युद्ध मतलब सिविल वॉर, जब एक देश के अंदर ही दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में, एक समाज के ही लोगों के बीच में आपस में युद्ध छिड़ जाए देश की सत्ता को कंट्रोल करने के लिए। जब बोल्शेविकों ने ज़मीन का पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी, तो सेना धीरे धीरे बिखरने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर घर जाने लगे। बहुत सारे किसान के फैमिली मेम्बर्स आर्मी में थे या सेना में थे, जब उनको ज़मीन मिलने लगी तो वो सेना का काम छोड़ के अपने घर जाना चाहते थे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों मतलब जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, उदारवादी राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। इसकी निंदा भी की इन लोगों ने। उनका नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होने वाले बोल्शेविक रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगा। अभी साउथ में एक नए बोल्शेविक, जिनको बोला गया बोल्शेविक रेड्स, से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित होने लगी। 1918 और 19 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्से पर सामाजिक क्रांतिकारी, जिनको ग्रीन्स बोला गया, और जार समर्थक वाइट्स का नियंत्रण रहा। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद के फलते फूलते नहीं देखना चाहते। जितने भी ये लोग हैं जिनको अलग अलग देशों से समर्थन था, वो रूस में समाजवाद को बढ़ना नहीं चाहना चाहते थे। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार हुई, डकैती, भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई।
वाइट्स वाइट्स जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, मतलब वो कंजर्वेटिव थे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो जार समर्थक, जो राजा के समर्थक थे उनको बोला गया वाइट्स। तो ये चाहते थे कि इनके पास निजी संपत्ति हो, हिमायती थे। उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने इन हरकतों के कारण गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। तो इनका लोगों का समर्थन धीरे धीरे घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका। अब धीरे धीरे बोल्शेविक्स अलग अलग क्षेत्रों में भी अपना कंट्रोल करने लगे थे, क्योंकि जो बाकी लोग थे वो जनता विरोधी काम में लगे हुए थे। उन्होंने गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से भी यह कामयाबी मिली। इनमें और भी लोगों ने उनकी सहायता की, जैसे राष्ट्रवादियों और जदीदियों ने। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मदद काम नहीं कर आए। जैसे कहीं पर रूस के उपनिवेशवाद के कारण लोग इस विचारधारा में नहीं आना चाहते थे, तो वहाँ पर ये काम नहीं हुआ। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1992 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दी गई। अब राजनीतिक स्वायत्तता का मतलब है कि हमने एक यूएसएसआर बनाया, एक बहुत बड़ा देश जिसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, लेकिन उनको राजनीतिक ऑटोनॉमी दी गई, एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई, ताकि वह अपने क्षेत्र के कानूनों को अपने अनुसार बना सकें। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियाँ अपनाई, जैसे घुमंतुवादों की रोकथाम के लिए बड़ी कोशिश। घुमंतुवाद मतलब जो लोग समर और विंटर में पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं अपने पशुओं के साथ, तो उनको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रूल्स बनाए बोल्शेविकों ने, और इस संस्था पे, इस राष्ट्रीयता पे थोपी, तो उनको ये मंजूर नहीं था। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने का प्रयास आंशिक रूप से विफल रहा। जो बाकी देश मिलाए गए 1922 में जो यूएसएसआर बना, उसमें ये कुछ हद तक विफल हो गया।